राम मनोहर लोहिया ने अपने लेखन में भारतीय इतिहास लेखन के बारे में भी लिखा कि भारत में इतिहास कैसे लिखा जा रहा है, और उसको पढ़कर मैं अचंभित रह गया। जो बात एडवर्ड सैड ने 1980 या 70 के दशक में अपने कॉन्सेप्ट ओरिएंटलिज्म में कही, वो बात राम मनोहर लोहिया 1960 के दशक में अपने इस लेख में कहते हैं। लोहिया कहते हैं, भारत के इतिहास के संबंध में पहले से एक चलन रहा है कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास का जो लेखन है उसके उतने एविडेंस हमें नहीं मिलते। उसमें ग्रंथों की और विशेषकर फिलोसॉफिकल ग्रंथों की ज़्यादा रचना मिलती है, इतिहास की कमी मिलती है। तो ऐसे में भारत में जो इतिहास लेखन जो शुरू हुआ है वो मध्यकाल से जो आक्रांता भारत में आए थे उनके काल से और अंग्रेज़ों तक चला। तो वो उदाहरण करते हैं कि फरिश्ता से लेकर के विंसेंट आर्थर स्मिथ तक विदेशों से आए हुए इतिहासकारों ने भारत का इतिहास लिखा, और जब भी उन्होंने इतिहास लिखने का प्रयास किया तो उनके मन में एक एजेंडा ज़रूर था कि भारत में अपने शासन को, अपने राज्य को जस्टिफाई करना, उसको इतिहास के माध्यम से उसकी फाउंडेशन की जड़ें पक्की करना। ये बात राम मनोहर लोहिया कहते हैं। वो कहते हैं कि मैगस्थनीज भी भारत आया, फाहियान भी भारत आया, उनके लिखने के इतिहास के दर्शन में और जो ये शासकों के साथ आए हुए, विदेशी आक्रमणकारियों के साथ आए हुए इतिहासकारों के जो लेखन है उसमें आपको फ़र्क मिलेगा, ऐसा राम मनोहर लोहिया कहते हैं। और फिर वो खेद व्यक्त करते हैं कि आज़ादी के बाद भी हमने वही ट्रेंड जो हमें कॉलोनियल हिस्टोरियन से मिला, चाहे वो विलियम जोन्स की सारी एंटरप्राइज हो जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं, जो देन हमें मिली नहीं इतिहासकारों से, उनकी नाजायज़ औलादें, उन्होंने शब्द यूज़ तो नहीं किया, स्पान शब्द यूज़ किया। फॉर एग्जांपल, उनसे प्रभावित भारतीय ब्राउन चमड़ी के वो इतिहासकार जो उसी लेगेसी को, जो कि डिफीट, जो कि भारत की हार को भारत की सहन शक्ति का जामा पहनाते हैं कि भारत हार गया, लोहिया कहते हैं तो क्या हुआ, आक्रमणकारियों को बाद में हमने अपने कल्चर में मिला ही लिया। यूनिटी में डाइवर्सिटी है हमारे देश में, जितने भी अलग अलग आक्रमणकारी आए बाद में हमने उनको सम्मिलित कर ही लिया। हाँ, महाराणा प्रताप, कोई पृथ्वीराज चौहान, कोई हमारा हेमू, कोई और अफगान जो लड़ा मुगलों से, उसमें थोड़ी वीरता तो थी, परंतु गतवा उसकी पराजय हुई। पर फिर देखें हम तो धीरे धीरे सभी का भारत की मिट्टी में क्या हो गया, विलय हो गया। लोहिया इस पर व्यंग कसते हुए कहते हैं, ये कैसी एकता में विविधता है, ये कैसा निरंतर सीखने की प्रक्रिया है कि हर हार के बाद दूसरी हार हम फिर झेलते थे, हम हारते ही चले गए। ये कैसा राष्ट्र था हमारा, ये कैसी हमारे इतिहास को देखने की दृष्टि है जो बाद में हार को भी हमारी महानता में बदल देती है। क्या इस तरह का इतिहास पढ़ने से, क्या इस दृष्टि से इतिहास को देखने से क्या बुज़दिल लोग पैदा नहीं होंगे? लोहिया कहते हैं ये वही बुज़दिल लोग हैं जो अब ये कह रहे हैं आज़ादी के बाद कि क्या होगा अगर चाइना को कुछ किलोमीटर का इलाका दे दें जहां घास नहीं उगती है, कम से कम शांति रहेगी। फिर दुनिया तो एक ही है, विश्व तो एक ही है, चाइना रख ले या हम रख ले, बात तो एक ही है, युद्ध करने की क्या ज़रूरत है। ये बात उसी मानसिकता का प्रतीक है, उसी गलत इतिहास लेखन का प्रतीक है, ऐसा कहते हैं राम मनोहर लोहिया। वो मजूमदार और ताराचंद के इतिहास के स्कूलों को टारगेट करते हैं और कहते हैं किसी भी इतिहास लेखन को के ग्रुप को स्कूल का दर्जा देना अपने आप में ही घातक है। उसके बाद वो अलीगढ़ स्कूल पे भी व्यंग कसते हैं जो कि मार्क्सवाद के नाम पर मुगलों के द्वारा किए गए हर एक अत्याचार को जस्टिफाई करने का ठेका लेता है और कहने के लिए अपने को सेकुलरिज्म और ऑब्जेक्टिविटी नाम का जामा पहनता है, ऐसा राम मनोहर लोहिया कहते हैं। राम मनोहर लोहिया कहते हैं तब तक भारत में वास्तविक रेनेसांस नहीं आ सकता जब तक कि वो भारत की अंतरात्मा से नहीं आएगा। उनका मानना है कि शंकराचार्य और रामानुजन के बाद से भारत में कोई रेनेसांस नहीं आया। रामानुजन जिसके शिष्यों ने, कबीरदास और 8 शिष्यों ने भारत में सांस्कृतिक क्रांति की, उसके बाद कोई नहीं आया। पर दिखाने की कोशिश की कि मुगलों ने भी सांस्कृतिक क्रांति लाई,
प्रयास किया गया कि उसके पश्चात हमारे अंग्रेज़ों ने भी राजा राम मोहन राय की अध्यक्षता में जो है भारत में सांस्कृतिक क्रांति लाई। तो उसको भी वो व्यंग करते हैं कि राजा राम मोहन राय कैसे सांस्कृतिक क्रांति ला सकते जो कि पूर्व की तुलना में पाश्चात्य से ज़्यादा प्रभावित थे और काफ़ी हद तक क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर चुके थे। वो व्यक्ति भारत में मूल रिनेसांस कैसे ला सकता है? अगर हम इतिहास को ऐसे दिखाएंगे तो कैसे भारतीय इतिहास की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग युवाओं को हो सकती है, ऐसा राम मनोहर लोहिया कहते थे। तो वो कहते हैं भारत में क्रांति तभी आएगी जब हम अपने मौलिक चिंतन पर वापस पहुंचेंगे और इतिहास को सही ढंग से पढ़ेंगे। वो सावरकर से भी सहमत है कि सावरकर ने जो आग उठाई थी अपने इतिहास में वो ज़्यादा बिटर है और उसमें वो गहराई नहीं आ पाती, वो कहना चाहते हैं। और वो बोलते हैं कि हमें और ब्रॉडर एस्पेक्ट को लेते हुए ये दर्शाने का प्रयास करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं भारतीय समाज में कोई ना कोई कमी थी। क्यों नहीं हम रेजिस्टेंस पेश कर सके आक्रमणकारियों को? क्यों ना हम अपने सच्चे वीरों को पहचान सके? वो एक लाइन कोट करता हूँ मैं उनसे कि यदि आप मान सिंह का, राजा मान सिंह जिसने कि अकबर के साथ संबंध स्थापित किए, बड़े शालीन पुरुष थे, सभ्य पुरुष थे, और राजा राम मोहन राय जिन्होंने कि अंग्रेजों के साथ और क्रिश्चियन मिशनरियों के साथ संबंध स्थापित किए, बैलेंस बनाया, अगर वो लोग महान हैं, अगर वो लोग ग्रेट हैं, तो सच में ही भारत के इतिहास में कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जो अपनी धरती के लिए जो सपूत लड़े, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे वो गुरु गोविंद हो, या जो इस तरह के जो सपूत भारत के शिवाजी महाराज हो जो अपनी धरती के लिए लड़े, या दयानंद सरस्वती हो, जिन लोगों ने अपनी मातृभूमि से, अपने देश के मौलिक कल्चर से खड़े होकर लड़ने का प्रयास किया, यदि उनको हम अपना हीरो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते तो कभी भी भारत का इतिहास समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं ला सकता। लोहिया कहते हैं इतिहास बेसिकली एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है। वो कहते हैं कि इतिहास कितना करेक्ट है इसकी तुलना में इतिहास क्या मैसेज देता है ये समझना जरूरी है। यदि आपका इतिहास गलत तरीके से गलत मैसेज देता है तो वो समाज को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है, समाज को कमज़ोर बना सकता है। ये ऐसा राम मनोहर लोहिया कहते थे। धन्यवाद।